आप देख रहे हैं डिफेंस डायनेमिक्स। मैं हूं दानवीर सिंह, आपके साथ नई दिल्ली से। डिफेंस डायनेमिक्स के इस एपिसोड में हम भारत की बदलती रक्षा तस्वीर पर एक तेज नजर डालेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के शांत दिखाई देने वाले प्रभावों से लेकर हाइब्रिड खतरों के उभार तक, और डीआरडीओ के नए एआई सक्षम अंडर वाटर व्हीकल्स जो माइन वॉरफेयर को नए सिरे से परिभाषित कर रहे हैं। साथ ही इंडियन आर्मी अपने T-90 टैंकों के लिए इनवार मिसाइलों के साथ अपनी मारक क्षमता बढ़ा रही है, और वहीं इंडोनेशिया ब्रह्मोस खरीदने के और करीब पहुंच गया है, जो भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट्स के लिए एक महत्वपूर्ण मुकाम है। और वहीं CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने प्राइवेट इंडस्ट्री को दे दी है एक चुनौती, सिर्फ कैपेबिलिटी ही नहीं बल्कि पेट्रियाटिज्म भी। क्योंकि भारत अब एक सच्ची आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, और ये सब भी बहुत कुछ, लेकिन पहले ग्लोबल डिफेंस हेडलाइंस। फ्रांसीसी नौसेना ने अपना उन्नत ASMPAR एयर लॉन्च परमाणु मिसाइल को शामिल कर लिया है। मरीन रफाल ने बिना परमाणु वॉरहेड के सफल मूल्यांकन परीक्षण किया। ये मिसाइल अब नौसेना की न्यूक्लियर एरो नवाल फोर्स में शामिल हो गई है, जबकि इससे पहले यह एयर एंड स्पेस फोर्स में तैनात थी। डेनमार्क ने कार्ल गुस्ताव M4 रिकॉइललेस राइफलों के लिए बड़ा ऑर्डर दिया है। 510 मिलियन स्वीडिश क्रोना के इस पैकेज में सेना और होमगार्ड के लिए गोला बारूद और ट्रेनिंग उपकरण शामिल हैं। डिलीवरी 2028 तक चलेगी। नया सिस्टम डेनमार्क की बख्तरबंद वाहनों और मजबूत इन्फेंट्री पोजीशन के खिलाफ क्षमता को बढ़ाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर भारत की 2025 की निर्णायक काउंटर टेरर स्ट्राइक, जिसने पाकिस्तान और POK में मौजूद बड़े टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त कर दिया था, एक स्पष्ट और सटीक डेटरेंस का संदेश दिया था। लेकिन जहां दिखाई देने वाला खतरा कम हुआ है, वहीं एक शांत लेकिन ज्यादा खतरनाक दुश्मन आकार ले रहा है। आज डिफेंस डायनेमिक्स में हम देखेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बाद का वो खामोश अध्याय, जहां पाकिस्तान की ISI ने पारंपरिक घुसपैठ से हटकर एक नई हाइब्रिड स्ट्रैटेजी शुरू कर दी है, जो है आतंक को भारत के सामाजिक और प्रोफेशनल नेटवर्क्स के भीतर एम्बेड करने की कोशिश। मई 2025 ऑपरेशन सिंदूर ने प्रीएम्पशन और प्रिसिशन रिटेलिएशन की रेखा को धुंधला कर दिया। इस स्ट्राइक ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के टेरर हब्स को खत्म किया। बिना शोर किए डेटरेंस का संदेश भेजा। लेकिन जैसे ही हथियार शांत हुए, ISI ने अपनी नई रणनीति को फिर से गढ़ना शुरू कर दिया। कैंप्स को दोबारा बनाने से नहीं, बल्कि आतंकवाद की संरचना को ही बदलकर घुसपैठ से विश्वास की घुसपैठ की ओर। पहले संकेत किसी दूर के बंकरों में नहीं, बल्कि भारतीय शहरों में देखे। फरीदाबाद में 2 डॉक्टर मुजम्मिल शकील और आदिल अहमद राथर से 2900 किलो एक्सप्लोजिव प्रिकर्सर्स बरामद हुए। अहमदाबाद का मामला इससे भी गहरा निकला। एक डॉक्टर रिसिन बनाने की साजिश करते हुए स्थानीय बाजारों से केमिकल स्रोत कर रहा था, और पाकिस्तान व ISKP से जुड़े नेटवर्कों के संपर्क में था। ये मामले एक खौफनाक पैटर्न दिखाते हैं, एक स्टेथोस्कोप में छुपी रेडिकलाइजेशन। अब विश्वास हथियार बन चुका था। लाल किले के पास हुए धमाके की जांच में एक बड़ा मोड़ सामने आया है। इस धमाके का मुख्य साजिशकर्ता आतंकी उमर नबी का खुद रिकॉर्ड किया हुआ एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह बेहद शांत होकर आत्मघाती हमले को सही ठहराता दिख रहा है। जांच एजेंसियों का कहना है कि यह नए तरह की आतंकियों का संकेत है,
जो पढ़े लिखे, बोलने में माहिर और हिंसा के लिए मानसिक रूप से तैयार होते हैं। उनका शांत रवैया गहरे ब्रेन वॉश को दिखाता है। न्यूक्लियर पैरिटी के सहारे पाकिस्तान खुली बढ़त लेने से बचता है, लेकिन थ्रेशोल्ड के नीचे वाले क्षेत्र में सक्रिय रहता है। आईएसआई का पुराना 1000 कट्स डॉक्ट्रिन अब 1000 शैडोज में बदल रहा है। प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स, विमेन जो इनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म्स पर रिमोट ट्रेनिंग ले रहे हैं और आज एक शांत सब कन्वेंशनल अभियान के नोड बन रहे हैं। ये वही नागरिक हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में घुले मिले हुए हैं, वैधता की आड़ में। हाइब्रिड थ्रेट सिर्फ इंसान नहीं, यह वित्तीय और तकनीकी भी है। पैसा चैरिटीज में फनल होता है, स्टेबल कॉइन्स में बदला जाता है, माइक्रो यूपीआई ट्रांसफर्स में बांटा जाता है। गुजरात मॉडल ने डिजिटल रिसर्च ग्रांट्स के नाम पर टेरर फंडिंग को छुपाया। सीमा पर पंजाब और राजस्थान में ड्रोन्स नीची उड़ान भरते हैं। अब नारकोटिक्स नहीं बल्कि वेपन कंपोनेंट्स और इनक्रिप्टेड ड्राइव्स लेकर। दुश्मन अब मार्च नहीं करता, चकमा देकर उड़ता है। नया टेरर ब्लूप्रिंट सिर्फ स्थान नहीं, समय को भी निशाना बनाता है। ऑपरेशंस को राष्ट्रीय इवेंट्स जैसे बजट्स, गोष्ठियां और त्योहारों के साथ अलाइन करके। उद्देश्य कम नुकसान से अधिक मनोवैज्ञानिक झटका देना। एनआईए ने अपनी हालिया जांच में खुलासा किया है कि यह आतंकी मॉड्यूल राजधानी के हाई सिक्योरिटी इलाकों में हमास स्टाइल रॉकेट और ड्रोन हमले की तैयारी कर रहा था। जांच में यह भी पता चला है कि आतंकियों ने ड्रोन और रॉकेट स्टाइल बम फायर करने के लिए मॉडिफाई करना शुरू कर दिया था। डिजिटल डिवाइस और खरीद के रिकॉर्ड मिलने के बाद एजेंसियों का यह भी मानना है कि समय रहने से की गई कार्रवाइयों ने दिल्ली पर होने वाले बड़े ड्रोन हमले को टाल दिया। एक बड़ा बदलाव विमेन लेड मॉड्यूल्स और फैमिली सेल्स हैं। महिला डॉक्टर्स, लेक्चरर्स, नर्सेज, कोरियर्स और रिक्रूटर्स के रूप में सामाजिक स्वीकार्यता की आड़ में काम कर रही हैं। फैमिली बेस्ड माइक्रो सेल्स से लॉयल्टी भावनात्मक हो जाती है और इंटेलिजेंस के लिए घुसपैठ लगभग असंभव। भारत की अपनी उपलब्धियां, डिजिटल पेमेंट्स, मोबिलिटी, प्रोफेशनल एम्पावरमेंट अब वल्नरेबिलिटी भी बन रही हैं। यूपीआई वही है जो अस्पताल का बिल भी भरता है और टेरर ट्रांजिशन भी, जो क्रेडेंशियल्स हीलिंग के लिए थे अब इन्फिल्ट्रेशन के एक्सेस पॉइंट्स बन रहे हैं। जब संदेश घरों और वर्क प्लेसेस तक पहुंचता है, खतरा मिलिट्री नहीं सोशल हो जाता है। हाइब्रिड थ्रेट से लड़ने के लिए हाइब्रिड सॉल्यूशंस चाहिए। एजेंसीज रियल टाइम डेटा फ्यूजन की ओर बढ़ रही हैं। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, बिहेवियरल एनालिटिक्स, डिजिटल सर्विलेंस का एकीकृत उपयोग, बकसर केमिकल्स, ड्रोन ऑपरेशंस और डिजिटल इकोसिस्टम्स पर नियंत्रण कड़ा हो रहा है। एआई ड्रिवन प्रेडिक्टिव मॉडल्स अब एनोमलीज को एक्टिवेशन से पहले पकड़ने में मदद करेंगे। टेक्नोलॉजी अब ढाल भी है और तलवार भी। लेकिन अंतिम लड़ाई समाज के भीतर है। अस्पताल, क्लासरूम्स, फाइनेंशियल सिस्टम्स, घर। चुनौती है विजिलेंस को बचा कर रखना, लेकिन ट्रस्ट को टूटने ना देना। ऑपरेशन सिंदूर ने बैटलफील्ड बदला। अब इंडिया को माइंडस्केप सुरक्षित करना होगा। आज का दुश्मन पहाड़ या नदी नहीं पार करता, वो विश्वास की सीमा पार करता है। आईएसआई की इंडिजनाइजेशन रणनीति खतरनाक है, लेकिन अजय नहीं। हाइब्रिड थ्रेट्स छाया में पनपते हैं और छाया तब खत्म होती है जब इंस्टीट्यूशंस, नागरिक और इंटेलिजेंस एक साथ काम करें। ऑपरेशन सिंदूर ने साबित किया कि इंडिया सटीक प्रहार कर सकता है। भारत अब सचमुच समुद्री लहरों के नीचे एक बड़ी छलांग लगा रहा है। डीआरडीओ ने मैन पोर्टेबल ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स विकसित किए हैं। कॉम्पैक्ट एआई इनेबल्ड सिस्टम्स जो नेवल माइंस को अत्यंत सटीकता से डिटेक्ट और क्लासिफाई कर सकते हैं। ये तकनीक उस कैपेबिलिटी को छोटे दलों के हाथों में दे रही है जो पहले बड़े जहाज़ों और भारी मशीनरी
से ही संभव थी। तो आइए देखते हैं इंडिया के ये नए अंडर वाटर सेंटिनल्स कौन है और माइन वॉरफेयर में कैसे गेम चेंजर साबित हो रहे हैं। पारंपरिक माइन काउंटर मेजर मिशन धीमे, जोखिम भरे और मैन पावर हैवी होते हैं। बड़े जहाज, डाइवर्स और जटिल मैनुअल सिस्टम्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन डीआरडीओ की नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी विशाखापट्टनम ने इस मॉडल को पलट दिया है। नए मैन पोर्टेबल यूएवीज को छोटा नेवल दल भी रबर की बोट्स या छोटे कोस्टल क्राफ्ट से डिप्लॉय कर सकते हैं। मोबिलिटी और सेफ्टी दोनों में एक बहुत बड़ा उछाल। इन एयूवीज के केंद्र में है टेक्नोलॉजिकल ट्रायड, यानी 3 परतें: एडवांस सोनार सेंसर्स, डीप लर्निंग एआई और रेजिलिएंट एकूस्टिक कम्युनिकेशन नेटवर्क। ये मिलकर एयूवी को स्वयं निर्णय लेने की क्षमता देते हैं, डिटेक्ट करने, विश्लेषण करने और क्लासिफाई करने की। हर यूनिट में साइड स्कैन सोनार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कैमरास हैं, जो सीबेड का विस्तृत हाई रेजोल्यूशन मानचित्र बनाते हैं। संदिग्ध वस्तु मिलते ही एआई शेप, रिफ्लेक्शन और मटेरियल को डेटा सेट से मिलाकर इंस्टेंट क्लासिफिकेशन देता है। कम समय, कम जोखिम और अधिक सटीकता। नवाचार ऑटोनॉमी पर नहीं रुकता। अब कई एयूवीज एक नेटवर्क स्वॉर्म की तरह काम कर सकते हैं। अकूस्टिक कम्युनिकेशंस के जरिए डेटा साझा करते हैं, जिससे कोऑर्डिनेटेड नेविगेशन, टारगेट कॉन्फर्मेशन और तेजी से बहुत बड़ा एरिया कवरेज संभव है। इंडिया अब उन गिने चुने देशों में है जिनके पास अंडर वाटर स्वॉर्म कैपेबिलिटी है। विशाखापट्टनम में एनएसटीएल की हार्बर ट्रायल्स सफलतापूर्वक पूरी हुई हैं। एंड्योरेंस, कम्युनिकेशन और क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी को वैलिडेट करते हुए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने पुष्टि की है कि परियोजना अब प्रोडक्शन चरण में प्रवेश कर चुकी है। कई प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स को डीआरडीओ टेक ट्रांसफर के माध्यम से शामिल किया गया है। यह ब्रेक थ्रू डीआरडीओ के बड़े अंडर वाटर इकोसिस्टम का हिस्सा है, जिसकी कीमत 80,000 करोड़ रुपए से ऊपर की है और 12 राज्यों में फैला हुआ है। भारतीय उद्योग अंडर वाटर सेंसर्स, बैटरीज, कंपोजिट हल्स और कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स में इंडिजिनस योगदान दे रहा है। एक सच्चा मेक इन इंडिया लक्ष्य समुद्र की गहराइयों में। डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कामत ने एमपीएयूवी को एक बड़ा माइलस्टोन बताया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो इंटेलिजेंट, लो रिस्क और नेटवर्क अंडर सी ऑपरेशंस के लिए बना है। हार्बर डिफेंस से लेकर माइन डिटेक्शन और सी बेड सर्वे तक ये एयूवीज नेवी की रेडीनेस को नई परिभाषा देते हैं। इंडिया के साइलेंट वॉरियर्स अब ज्यादा स्मार्ट, छोटे और अधिक ऑटोनोमस हो चुके हैं। अंडर वाटर वॉरफेयर आज इस पर निर्भर करता है कि कौन पहले देखता है और कौन ज्यादा स्पष्ट देख पाता है। इंडिया का नया एमपीएयूवी प्रोग्राम यही बढ़त देता है। ऑटोनॉमी रिस्क कम करती है, एआई समय घटाती है और स्वॉर्म कैपेबिलिटी रीच को बढ़ाती है। भविष्य की माइन वॉरफेयर यही है, मशीनें जो एक साथ काम करें, साथ सोचें और नाविकों को खतरे से दूर रखें। इंडिया जैसे जैसे अपना अंडर वाटर इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम मजबूत कर रहा है, नेवी की अंडर सी डोमेन अवेयरनेस एक नए स्तर पर पहुंच रही है, बुद्धिमत्ता, मोबिलिटी और प्रिसीजन के साथ। भारत की आर्मर्ड कोर को एक बड़ा बल मिला है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 2095.7 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट इनवार एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स के लिए साइन किया है। ये लेजर गाइडेड मिसाइल्स सीधे T-90 टैंक की गन बैरल से दागे जा सकते हैं और हेवीली प्रोटेक्टेड एनिमी व्हीकल्स पर एक डिसाइसिव बढ़त देते हैं। इनवार बैटलफील्ड में क्या बदलता है और आत्मनिर्भरता के लिए
ये क्यों महत्वपूर्ण है, आइए इसको समझते हैं। आज साउथ ब्लॉक में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 2095.7 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया इनवार एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स की खरीद के लिए। डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में यह एग्रीमेंट इंडिया की मैकेनाइज्ड फायर पावर को अपग्रेड करने की दिशा में एक अहम कदम है। इनवार मिसाइल को T-90 टैंक के 125 मिलीमीटर गन बैरल से लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो इंडिया की आर्मर्ड रेजिमेंट्स की रीढ़ है। लेजर गाइडेड सिस्टम स्टेशनरी और मूविंग दोनों तरह के टारगेट्स पर हाई प्रोबेबल हिट्स देता है। इनवार 3UV K-20 मिसाइल एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर से लेस आर्मर्ड व्हीकल्स को भेज सकता है, जो मॉडर्न मैकेनाइज्ड वॉरफेयर में अनिवार्य क्षमता है। अधिकतम रेंज 5 किलोमीटर, यानी आर्मर्ड यूनिट्स दुश्मन के किसी भी इफेक्टिव रेंज से बाहर रहते हुए उनको एंगेज कर सकते हैं। पहले से और ज्यादा सटीक प्रहार करते हुए। मैकेनाइज्ड ऑपरेशंस में स्पीड, मोबिलिटी और एक्यूरेसी तीनों आवश्यक हैं। इनवार के साथ T-90 प्लेटफॉर्म सिग्निफिकेंटली लीथल हो जाते हैं। फोर्टिफाइड आर्मर को मूव करते हुए भी निशाना बना सकते हैं। हॉस्टाइल सेक्टर्स में जहां टैंकों का युद्ध संभव है, वहां ये कैपेबिलिटी काफी निर्णायक हो जाती है। ये खरीद बाय इंडिया कैटेगरी में है, जिसमें इंडिजिनस कंटेंट की कड़ी शर्तें हैं। 50% इंडिजिनस कंटेंट यदि सिस्टम इंडिया में डिजाइन और विकसित हुआ हो, 60% का इंडिजिनस कंटेंट यदि मूल डिजाइन भारतीय ना हो। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड इसे रोजोबोन एक्सपोर्ट रशिया के सहयोग से मैन्युफैक्चर करता है। इंडियन प्रोडक्शन एक्सपर्टीज और ग्लोबल टेक्नोलॉजी का संगम। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा है कि ये डील PSUs की क्षमताओं का उपयोग करते हुए आर्मी की आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को दिखाता है। इनवार प्रोजेक्ट इंडियन इंडस्ट्री को एडवांस गाइडेंस, वॉरहेड टेक्नोलॉजी और मिसाइल इंटीग्रेशन में गहरी विशेषता देता है, जो कि भविष्य की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम्स के लिए आवश्यक है। आर्मर्ड कोर के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ रिप्लेनिशमेंट नहीं, बल्कि गुणात्मक सुधार है। T-90 रेजिमेंट्स हाई इंटेंसिटी वॉरफेयर, रेगिस्तान, प्लेन्स और हाई एल्टीट्यूड सेक्टर्स तीनों में बेहतर तैयार होंगी। फायर पावर, प्रिसीजन, रिलायबिलिटी सब एक लेजर गाइडेड मिसाइल में। T-90 पहले ही एक बहुत ही फॉर्मिडेबल प्लेटफॉर्म है, लेकिन एक टैंक उतना ही लीथल होता है जितना उसकी मारक क्षमता। इनवार प्रोक्योरमेंट इंडिया के आर्मर्ड यूनिट्स को वो रेंज, एक्यूरेसी और आर्मर डिफीटिंग कैपेबिलिटी देता है जिसकी आधुनिक बैटलफील्ड में बहुत मांग है। ये डील सिर्फ मिसाइल की खरीद नहीं है, ये रेडीनेस है, इंडिजिनस कैपेबिलिटी का संदेश है और डिसाइसिव सुपीरियरिटी बनाने के लिए एक मजबूत पहल। भारत की डिफेंस एक्सपोर्ट कहानी अब शायद अपना अगला बड़ा अध्याय लिखने वाली है। इंडोनेशिया ने आधारिक रूप से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीदने की इच्छा प्रकट की है, जो भारत के सबसे उन्नत और सफल जॉइंट वेपन सिस्टम में से एक है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने हाल ही में लखनऊ में उसकी पुष्टि की। तो आइए देखें इंडोनेशिया क्यों ब्रह्मोस चाहता है और इससे भारत की डिफेंस एक्सपोर्ट इकोसिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इंडोनेशिया ने इंडो रशियन ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम खरीदने का आधिकारिक अनुरोध किया है, जो भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट्स के लिए सबसे बड़े ब्रेक थ्रू में से एक हो सकता है। भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में कहा कि इंडोनेशिया ने लखनऊ ब्रह्मोस फैसिलिटी में निर्मित
सिस्टम्स की मांग की है। रक्षा अधिकारियों के अनुसार नई दिल्ली और जकार्ता के बीच सभी चर्चाएं पूरी हो चुकी हैं। एग्रीमेंट तैयार है, सिर्फ रशिया की अंतिम सहमति का इंतजार है। इसके क्लियर होते ही इंडोनेशिया फिलीपींस के बाद दूसरा देश होगा जो ब्रह्मोस खरीदेगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ब्रह्मोस की वैश्विक डिमांड अचानक से बढ़ गई है। हालात ऐसे हैं जैसे कोई ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही हो। वियतनाम लगभग $700 मिलियन के सौदे के करीब है, तो वहीं इंडोनेशिया $450 मिलियन की डील पहले ही कर चुका है। मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, सऊदी अरब और यूएई जैसे देश भी ब्रह्मोस को लेकर भारत के साथ बातचीत कर रहे हैं। फिलीपींस ने 2023 में 3 कोस्टल ब्रह्मोस बैटरी के लिए $375 मिलियन की डील साइन की, जिसने मनीला की मैरीटाइम डिफेंस को मजबूत किया। इंडोनेशिया की डील वही पैटर्न दोहराएगी। साउथ एशिया में बढ़ते टेंशन्स के बीच ब्रह्मोस एक क्रेडिबल डेटरेंट के रूप में देखा जा रहा है। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स में से एक है। डीआरडीओ और रशिया की एनपीओ मेशिनोस्त्रोएनिया द्वारा संयुक्त रूप से विकसित। रेंज 290 किलोमीटर से अधिक, स्पीड माक 2.8, जमीन, समुंदर और हवा तीनों से लॉन्च किया जा सकता है। धरती के नजदीक उड़ने वाला प्रोफाइल और प्रिसीजन स्ट्राइक इसे मैरीटाइम डिफेंस के लिए एक शक्तिशाली विकल्प बना देते हैं। इंडोनेशिया का इंटरेस्ट उसके मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन कार्यक्रम का हिस्सा है, खासतौर पर नतूना आइलैंड्स और साउथ चाइना सी इन्फ्लुएंस जोन में सुरक्षा चुनौतियों के कारण। इंडोनेशिया के ब्रिक्स में 2024 में शामिल होने से भारत के साथ उसके स्ट्रेटेजिक टाइज और गहरे हुए हैं। ब्रह्मोस खरीदना जकार्ता का मजबूत जियोपॉलिटिकल संदेश होगा, भारत के साथ स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन को बढ़ाते हुए अपनी डिफेंस डाइवर्सिफिकेशन भी। भारत के लिए दूसरा ब्रह्मोस एक्सपोर्ट डील एक बड़ा माइलस्टोन है, जो हाई वैल्यू एडवांस वेपन सिस्टम्स बेचने की उसकी क्षमता को दर्शाता है। भारतीय डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ते ग्लोबल कॉन्फिडेंस और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मजबूती देता है। अब बड़ा सवाल यह है कि ब्रह्मोस दुनिया में इतनी चर्चा में क्यों है। इसका जवाब यह है कि ब्रह्मोस मिसाइल की मैक 3 सुपरसोनिक स्पीड और सटीक वार क्षमता इससे सबसे अलग बनाती है। फायर एंड फॉरगेट सिस्टम, स्टेल्थ डिजाइन और सी स्किमिंग फ्लाइट और इंटरसेप्ट करना लगभग नामुमकिन कर देता है। जमीन, हवा और समुद्र पनडुब्बी किसी भी प्लेटफॉर्म में लॉन्च होने की क्षमता इस मिसाइल को और बहुमुखी बनाती है। बेहद घातक, भरोसेमंद और युद्ध प्रशिक्षित होने के कारण यह आज दुनिया भर में सबसे डिमांड में है। डील होते ही इंडोनेशिया को एक टॉप टियर डेटरेंट मिलेगा और इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में रिपल इफेक्ट दिखाई देंगे। साउथ ईस्ट एशिया के और देश भी ब्रह्मोस का मूल्यांकन कर रहे हैं। इंडिया की भूमिका एक स्टेबलाइजर के रूप में और मजबूत होगी। ब्रह्मोस सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, ये भारत का ग्लोबल डिफेंस कॉलिंग कार्ड है। इंडोनेशिया का ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदना दो सच्चाइयों को साबित करेगा। भारत अब हाई एंड डिफेंस सिस्टम्स का विश्वसनीय सप्लायर है और साउथ ईस्ट एशिया नई दिल्ली को एक ट्रस्टेड स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में देखता है। भू राजनीतिक संदेश भी स्पष्ट है। इंडियन टेक्नोलॉजी अब इंडो पैसिफिक के डेटरेंस इक्वेशन को आकार दे रही है। भारतीय सेनाओं के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। उन्होंने प्राइवेट प्लेयर से थोड़ा पेट्रियोटिज्म दिखाने की अपील की है। बहस का विषय बन चुकी है ये बात, लेकिन मूल बात यह है कि भारत की डिफेंस प्रिपेयर्डनेस विदेशी टाइमलाइंस, गारंटी और प्रायोरिटीज पर निर्भर नहीं रह सकती। जब
इसमें देरी होती है तो इसका खामियाजा एक जवान को चुकाना पड़ता है, बैलेंस शीट को नहीं। उनकी बात एक अलाइनमेंट की मांग करती है कि नेशनल सिक्योरिटी भारत के डिफेंस इकोसिस्टम का केंद्र बने। तो फिर ये प्राइवेट प्लेयर्स कौन है और ये इतने क्रूशियल क्यों है, इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। अब प्राइवेट प्लेयर्स पेरिफेरल नहीं हैं, वो रेडार्स बनाते हैं, ड्रोन्स, इलेक्ट्रॉनिक प्रोपल्शन सिस्टम्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी डिज़ाइन करते हैं और मैन्युफैक्चर भी करते हैं। उनमें एजिलिटी है, इनोवेशन है, स्पीड और स्केल भी है, जो कई बार पब्लिक सेक्टर संरचनाओं से नहीं मिलती। फ्यूचर बैटलफील्ड में टेक्नोलॉजी ही कॉम्बैट पावर है और प्राइवेट इंडस्ट्री अब उस पावर का मुख्य स्रोत है। सीडीएस की बात आलोचना नहीं बल्कि एक उद्देश्यपूर्ण चुनौती है। डिफेंस में पेट्रियोटिज्म का मतलब नारेबाजी नहीं बल्कि अर्जेंसी, रिलायबिलिटी और नेशनल इंटरेस्ट को प्रॉफिट साइकिल से ऊपर रखने की बात है। मिलिट्री कह रही है हमारे साथ चलो, हमारी गति, मिशन और जिम्मेदारी को समझो। इंडिया को सप्लायर्स की ज़रूरत नहीं है, पार्टनर्स की ज़रूरत है। डिफेंस को कमोडिटीज़ की तरह नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह देखने की आवश्यकता है। और जब प्राइवेट इंडस्ट्री ये जिम्मेदारी अपनाएगी तभी भारत की अगली पीढ़ी की क्षमताएं इंपोर्ट नहीं होंगी बल्कि भारत में ही बनेगी। आज के लिए डिफेंस डायनेमिक्स में बस इतना ही। अपने विचार #DD के साथ सोशल मीडिया पर जरूर साझा करें। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।